हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी सिविल सर्विस में एक आप कह सकते हैं फाउंडेशनल बनता है। एंड वो आपका टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। इसके बारे में हम लोग देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। सो आज का टॉपिक होगा हमारा यूएनएससी रिफॉर्म्स। तो यूएनएससी रिफॉर्म्स को देखिए समझने से पहले हमें आपको यूएनएससी के बारे में बताना पड़ेगा। एंड यूएनएससी को समझने से पहले आपको यूनाइटेड नेशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूएनएससी इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आपको पहले यूनाइटेड नेशंस को समझना पड़ेगा। तो देखिए आप सबको पता है कि जब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स बहुत सारा डिवास्टेशन हुआ, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने लोगों को खोया, बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, बोथ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एज वेल एज वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू में तो डिवास्टेशन और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर टू में आप सबको पता है द वेपन्स यूज्ड वर न्यूक्लियर इन नेचर। न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑन जापान, ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे, लाखों लोग एक साथ मरे। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि अगर पूरे वर्ल्ड में वॉर्स होते गए तो एक बात तो तय है, द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वॉर्स की जो आप कह सकते हो इंटेंसिटी है वो वर्ल्ड वॉर वन से ज्यादा वर्ल्ड वॉर टू में थी, टू से थ्री में, फोर में और बढ़ते ही जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो ये चीज डिसाइड हुआ कि कैसे भाई अब पीस लाया जाए, कैसे पूरे वर्ल्ड में जो डैमेज हुआ है वहां पे प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। हाउ? तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए आपका जितने भी वर्ल्ड के मेजर लीडर्स मिले, ठीक है, एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिलके बात करी। एंड उस बातचीत का नतीजा यही हुआ, काइंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज नोन एज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे कॉन्फ्रेंस हुई एंड उस कॉन्फ्रेंस में यही बात की गई कि क्यों ना भाई एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो काइंड ऑफ सुपर गवर्नमेंट की तरह काम करे, सुप्रा गवर्नमेंट की तरह काम करे, गवर्नमेंट से थोड़ी ऊपर हो। ठीक है, एंड सभी देश ने ये चीज जो भी इसमें ज्वाइन करेंगे वो सब कसम खाएंगे कि भाई हम इस पर्टिकुलर बॉडी की बात को सुनेंगे, ताकि एक टाइप की जो वर्ल्ड है उसमें एक गवर्नेंस देखी जा सकेगी। क्योंकि देखिए जब वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता था, पूरे वर्ल्ड में एक एनआरकी फैली हुई थी। एनआरकी मतलब आप कह सकते हो कंप्लीटली लॉलेसनेस, कंप्लीटली आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पर अटैक कर देता था। ठीक, तो अब ये चीज डिसाइड हुआ कि हम लोग बनाएंगे यूनाइटेड नेशन, हिंदी में जिसको संयुक्त राष्ट्र बोला जाता है। अब व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि आखिर यूएन को बनाया तो बनाया क्यों गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूनाइटेड नेशन का चार्टर ही पढ़ेंगे और वहीं से आपको जो रोल ऑफ यूएन पता चल जाएगा। दैट इट सेव्स दैट इट सेज दैट यूनाइटेड नेशंस इज कमिंग टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कार्ज ऑफ वॉर, कि जो भी वॉर के दुख दर्द एक्सेट्रा है उससे आगे की जनरेशन्स को बचाया जा सके। एंड पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या किया जाए, आपके पीस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन राइट्स, इनको अपहेल्ड किया जा सके। तो बेसिकली तीन मेजर एम थे यूनाइटेड नेशंस के जिसकी वजह से वो बनाया गया था। फर्स्ट वॉज दैट देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। सेकेंड इज recognition that everyone is equal, सब इक्वल हैं, सभी के पास इक्वल स्टेटस से मिलेगा, सभी कंट्रीज को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दैट इज सोशल प्रोग्रेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप देखो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज है वो क्या करती हैं, ठीक है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, it aims at basically giving a good medical governance। ठीक है, हेल्थ पे अच्छा काम करते हैं, हेल्थ पे अच्छा गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, आप जैसे यूनेस्को ले लो, ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखा जाए तो आईएलओ ले लो, बहुत सारी जितनी जितनी सब ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एम है पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से सोशल प्रोग्रेस किया जाए, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सोशल डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशंस है बेसिकली वो
ज़्यादातर जो फोकस करता है वो आपकी डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर बॉडी का गठन किया गया था। एंड जो मेजर फिलॉसफी थी बिहाइंड यूनाइटेड नेशन वॉज कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो एनार्की है, उस एनार्की की जगह एक रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया जाएगा। एंड जब वो एक रूल ऑफ लॉ आ जाएगा तो भाई पूरे वर्ल्ड में आपकी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड आपका डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हम इजीली कर सकेंगे। सो दिस वॉज द प्राइम रीजन वाई यूनाइटेड नेशंस वॉज स्टैब्लिश। तो अब जब ये पर्टिकुलर बॉडी बनी यूनाइटेड नेशन, तो ऑब्वियसली बात है भाई, इसके पास इतना बड़ा टास्क है पूरे वर्ल्ड में भाई पीस फैलाना, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट करना, पूरे वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी लाना। तो एक तरीके से बॉडी तो काम कर नहीं पाएगी, मतलब इट हैज़ टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, जैसे एक स्ट्रक्चर बना आपका यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, कि भाई इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बहुत सारे लोग होंगे, मतलब कंट्रीज होंगे मेंबर्स, एंड दैट वुड बी काइंड ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की तरीके से यहाँ पे होगा। फिर आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल बना गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर बॉडी के पास काइंड ऑफ आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस का आप बिल्कुल ब्रेन कहा गया कि दिस विल बी द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी और बॉडीज बनी, जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो बॉडीज है, हम इन सब के इन टाइम्स टू कम यूनाइटेड नेशंस में सभी को हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आज जो हमारा टारगेट है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स पे हम ज्यादा बात करेंगे। देखिए इसका रीजन ये भी है कि इट इज सेड दैट एक्चुअली में काम की बॉडी सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है। बाकी सब ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल और भी अदर बॉडी जितनी भी है, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट, वो सब क्या है? वो सब एक टाइप का दिखावा है। इट इज सेड यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली यूएन बॉडी विच हैज द टीथ टू बाइट। ठीक है, मतलब इसके दांत हाथी वाले नहीं है, इसके दांत वाकई शेर वाले हैं। आपने सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये भाई बॉडी ऐसी है जो रियल में कुछ कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज सेड यूनाइटेड नेशंस को सिंपली आप यूएनएससी से भी रिप्लेस कर दोगे तो कोई ऐसा गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएनएससी में जो होता है वही यूनाइटेड नेशंस में भी होता है। तो अब हम लोग देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि 2 ईयर के टर्म पे इलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये परमानेंट मेंबर्स एक बार इलेक्शन हो गया इनका, एक बार मतलब चूज हो चुके हैं, ऑफन नोन एज द P5। अब इनको री इलेक्शन या री कंटेस्ट नहीं करना होता। और आप सबको पता है कौन कौन से 5 मेंबर है? जी हाँ दोस्त, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना एंड आपके रशिया। ये 5 जो मेंबर हैं, ये आपके हमेशा के लिए P5 अभी है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, बाकी 2 ईयर के टर्म्स में यहाँ पे 10 मेंबर्स भी सेलेक्ट होते रहते हैं। फिर 2 ईयर बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन होता है। और ये जो 10 मेंबर्स हैं ये सेलेक्ट होते हैं आपके रीजन वाइज, जैसे एशिया रीजन से आ गए, ठीक है, 2 अफ्रीका से आ गए, 2 नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इस टाइप से आते जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से सेलेक्ट होते जाते हैं। तो टोटल 15 मेंबर की ये पर्टिकुलर बॉडी होती है। इज इट क्लियर गाइस? तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है कि क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर बॉडी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द यूएन सिस्टम, कि पूरा यूएन सिस्टम जो काम करता है, तो भाई दिस इज द कंट्रोलिंग बॉडी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं। इट इज द ओनली बॉडी विच हैज द टीथ टू बाइट। एंड इसीलिए, ठीक है, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज द क्लब ऑफ ग्रेट पावर्स। क्लब ऑफ ग्रेट पावर्स कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आप भाई यूएनएससी के अंदर आ गए तो भाई यू बिलोंग टू द क्लब ऑफ ग्रेट पावर्स, इलीट क्लब जो आप कहते हैं ना। ठीक है, इलीट क्लब, ये वो वाली पर्टिकुलर बॉडी है। ठीक है, मेन रोल देखिए, मेन रोल इसके पास क्या है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में जो आपका पूरे वर्ल्ड में जो पीस लाना है, वो भाई इस पर्टिकुलर बॉडी के हाथ में है।
कि भाई किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पीस लाया जा सके, ठीक है। और आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कैसे लाता है, थ्रू इट्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन बेसिकली इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब अगर ए बी सी डी ई, सपोज करिए पूरे वर्ल्ड में 5 नेशंस हैं, ए ने बी पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो सी डी ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बी को प्रोटेक्शन दे, यानी सब मिलके किस पे अटैक करेंगे, बी सी डी ई सब मिलके ए पे अटैक करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो सब लोग कसम खाते हैं यूनाइटेड नेशंस में जितने भी लोग आए हैं कि हम सब लोग कभी भी यूनाइटेड नेशंस में पीस को लाने के लिए अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसके थ्रू वॉर्स को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे अगर हैड यूनाइटेड नेशंस बीन एग्जिस्टिंग वे बैक जब जर्मनी पे था, तो जैसे जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता तो क्या हो जाता, उस टाइम पूरा वर्ल्ड जर्मनी पर अटैक कर देता और पूरा वर्ल्ड जर्मनी को रोक देता। सिमिलरली लेट्स से आज इंडिया ने श्रीलंका पर अटैक कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन में कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन में पास हो जाएगा, सैंक्शंस डिसीजन ले लिया जाएगा, ठीक है, एंड देन पूरा वर्ल्ड इंडिया पर अटैक कर देगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कब भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऑपरेशन चलाने हैं, ठीक है, पीस को प्रमोट करना है, दिस इज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप समझो कितनी जबरदस्त बॉडी है। अगर इन 15 मेंबर ने कह दिया गो फॉर इट गाइस, तो भाई गो फॉर इट, तब तो बेटा चल जाएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन, ठीक है। एंड इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उसमें यूएनएससी की इतनी ज्यादा बात होती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 41 बेसिकली एंड आर्टिकल 42 जो यूनाइटेड नेशंस का है, कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, बहुत ज्यादा पावर देता है कि भाई ये कहता है कि भाई पनिटिव मेजर्स लगाए जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। एंड 42 कहता है कि अगर तब भी ना माने तो भाई सीधा मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है उस कंट्री के अगेंस्ट। तो आप समझे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू इम्पोज सैंक्शन, इट हैज द पावर टू गो फॉर मिलिट्री एक्शन। तो आप समझ लो कितनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई what are the reforms which is required in this particular United Nations Security Council का इंस्टीट्यूशन। याद रखना, यूएन में रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यूएन का रिफॉर्म हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए यूनाइटेड नेशंस एक काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर सब टॉपिक में एक यूएनएससी आता है, हम अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो रिफॉर्म्स आता है वो आता है आपका मेंबरशिप रिफॉर्म्स। मेंबरशिप रिफॉर्म्स मतलब सर ग्रेट पावर्स का क्लब है तो भाई सब लोग मेंबरशिप चाहेंगे, हाँ है ना, बट लिमिटेड किसके लिए, लिमिटेड सिर्फ 10-15 लोग के लिए। तो ये तो गलत होना चाहिए ना, और यहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स तो भाई मस्त है, उन क्लब की एंट्री हमेशा के लिए मिल गई, हमेशा के लिए पास मिल गया आपको हौस खास विलेज का, ठीक है, ऐश है आपके, ठीक है। बट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन बेचारों को हर बार ढूंढना पड़ता है किस तरीके से एंट्री ली जाए, हाँ है ना। तो सब चाहते हैं कि भाई परमानेंट मेंबर्स में आया जाए और परमानेंट मेंबर को बढ़ाया भी जाए। देखिए ये बात सही भी है, क्यों, क्योंकि देखिए 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस की जो स्ट्रेंथ थी वो 51 थी, तब भी भाई 5 ही परमानेंट मेंबर थे, ठीक है। 1963 में यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप हो गई 113, तब भी 5 परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। और अब ऑलमोस्ट 190 नेशंस हैं, तब भी 5 ही परमानेंट मेंबर है। तो भाई ये क्या बात हुई, 5/51 भी सेम, 5/113, 5/190, ये क्या बात है। तो ये तो देखिए पॉसिबल नहीं है ना, ये तो भाई अनफेयर हो रहा है, ठीक है, पूरे जो वर्ल्ड है उसके साथ ये अनफेयर हो रहा है, क्योंकि भाई यूनाइटेड नेशंस इज फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, कि भाई नेशन को इक्वल दो, वर्ल्ड को इक्वल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इक्वल ट्रीट करो। तो ये तो क्लियर कट अनइक्वल है ना, ठीक है। सिमिलरली 1945 में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे वो सिर्फ 6 थे, ठीक है। 1963 में चलो ठीक है 6 से इन्होंने बढ़ा दिया, 6 आपके नॉन परमानेंट थे और 5 आपके
परमानेंट थे, ठीक है। उसके बाद 5 तो अब भी परमानेंट रहे और 6 से इन्होंने कितना कर दिया, 6 4 10, 4 मेंबर को और ऐड कर दिया। तो यानी 1963 में 15 मेंबर हो गए थे और आज भाई 2020 चल रहा है, आज भी सेम यही चीज चल रही है। ये तो कभी चेंज नहीं हुआ, परमानेंट मेंबर्स वाले तो कभी चेंज नहीं हुए, नॉन परमानेंट में खुशी के लिए उन्होंने सीट्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो भाई खुद बताइए, यानी ये क्या आज की वर्ल्ड, क्या आज का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहला रिफॉर्म की तो ये आवश्यकता उठती है और यहाँ पे इंडिया सबसे ज्यादा बोल रहा है कि भाई हमें परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए। आज इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है, एंड आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर्स के जो कंटेंडर है उसमें से एक है। तो भाई इंडिया को भी इसमें मिलने का मौका आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सभी लोग ये P5 में आने के लिए क्यों इतना मरे जा रहे हैं? तो भाई इसका रीजन है वीटो। P5 मेंबर्स पे वीटो होता है और ये वीटो का यूज करके डिसीजन को स्टॉप कर सकते हैं कि अगर एक भी P5 के मेंबर ने बोल दिया नहीं तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो भाई एवरीबडी वांट्स दिस वीटो, एवरीबडी वांट्स दिस वीटो टू यू कैन से टू स्टॉप और यू कैन से टू एंश्योर कि कोई भी डिसीजन उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब फिर उसके बाद सेकेंड एडवांटेज P5 को मिलता है कि भाई वो ऑटोमेटिकली हर यूनाइटेड नेशंस की बॉडी में ऑटोमेटिक होते हैं। ऐसी कोई यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है जिसमें P5 नहीं होंगे, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट री इलेक्शंस, एक बार हो गया, ठीक है, ठीक है। सेकेंड, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, भाई P5 कंट्री है यार, P5 कंट्री है, हाँ है ना। तो इससे क्या होता है, इससे पूरे वर्ल्ड में प्रेस्टीज बनती, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों भाई एवरीबडी वांट्स टू बी इन द P5 एंड क्यों आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चेंज होना चाहिए। अब देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप, ऐसे भी देख सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस देखो, जोग्राफिकल लोकेशन देखो, तो क्या है, ब्रिटेन फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस यूएस रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो अब ब्रिटेन फ्रांस तो भाई यूरोप से हैं। अब यूरोप इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट और दो कंट्री लेके बैठा हुआ है भाई, अफ्रीका से कोई नहीं है, ठीक है, लैटिन अमेरिका से कोई नहीं है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से कोई नहीं है। तो आप समझो तो ये क्या है, तो अगेन दिस इज अनफेयर, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल वाइज आप खुद देखो, एंड अभी मैंने आपको बताया था यूएन के मोस्टली एक्शंस कहाँ चलाए जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप्ड कंट्रीज में? सर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्री में। अरे तो वहां से मिलो ना, बिना उनसे पूछो उनके तुम करके चले जा रहे हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए इट इज सेड कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज्यादा बायस्ड है। इट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द वेस्ट, ठीक है। और P5 में भी आपको दिखता है कि भाई P5 में भी P3 वर्सेस P2 में बटा हुआ है। P3 में कौन है सर? तो भाई ब्रिटेन, फ्रांस एंड आपका यूएस, द कैपिटलिस्ट पावर्स, एंड P2 में आपका रशिया एंड चाइना। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, इस P3 वर्सेस P2 के डिसीजन की वजह से कोई भी मैटर पास नहीं हो पाता है एंड यूएन में बहुत ज्यादा डिले होता है। जब डिले होता है डिसीजन मेकिंग में तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यूएन कैन नॉट फुलफिल इट्स पर्पस जिसके लिए वो बनाया गया था। और भाई पूरे वर्ल्ड में जो पीस, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है वो चीज वो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इट इज सेड बेस्ट ऑप्शन इज इंडिया, क्योंकि इंडिया कैन गो एंड इंडिया कैन टेक डिसीजंस ऑन मेरिट। एक बैलेंसर की तरीके की वी रिक्वायर इंडिया, कि भाई जब लगे कि ये दोनों सही बोल रहे हैं तो इंडिया कैन कम टूवर्ड्स दिस साइड, जब लगे कि नहीं यार ये सही है तो इंडिया कैन कम टूवर्ड्स दिस साइड। सो इंडिया इज अ परफेक्ट कंटेंडर फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बात कर ली आपके मेंबरशिप रिफॉर्म्स के बारे में कि कैसे मेंबरशिप को एक्सपैंड करा जाना चाहिए एंड करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल ठीक नहीं है। नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका, नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लैटिन अमेरिका, ठीक है, ओवर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूरोप, अंडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये चीज अब आप ध्यान रखिए। फिर देखिए इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं कि भाई समहाउ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेशराइज किया जाए यूएन में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे क्लब्स बने, जैसे G4 बनाया गया, ठीक है, जिसमें इंडिया, जर्मनी, जापान, ठीक है, ब्राजील,
ये लोग मिलके प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई यूएन की में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबरशिप रिफॉर्म्स लाओ, ठीक है। फिर इनके अगेंस्ट एक कॉफी क्लब बन गया विच वॉज बीइंग लेड बाय पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, ठीक है। तो सिमिलरली बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। एक अफ्रीकन यूनियन बना था जो कहता है कि नहीं भाई अफ्रीका के मेंबर्स को मिलनी चाहिए, ठीक है। एक आपका L69 ग्रुप बना जो कहता है भाई स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में से किसी को दो रिप्रेजेंटेशन। अरब लीग बनी, अरब लीग टॉक्स अबाउट कि भाई किस तरीके से अरब वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट नेशंस बने, मतलब ग्रुपिंग बनी, एंड एवरीबडी वांट्स टू एंटर दिस P5। किस तरीके से P5 में एंट्री ली जाए, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद में अगर हम बात करें, और अगर हम लोग थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग बात करें कि इस पर्टिकुलर जो बॉडी है उसमें वीटो रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए वीटो से क्या हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था P3 वर्सेस P2 की वजह से यूनाइटेड नेशंस को कहा जाता है इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर। क्योंकि ये डिवाइड हमेशा से आपको दिखाई देता है। जब जब कभी भी किसी कंट्री को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो वो फट से वीटो मार देता है, ठीक है। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि इसकी वजह से, अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं उसको चाइना इज लिटरली प्रोटेक्टिंग, एंड इंडिया इज ट्राइंग सो हार्ड कि उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, बट चाइना इज प्रोटेक्टिंग दैट। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई वीटो रिफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए। एंड ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर P3 वर्सेस P2 में वहां डिवाइड दिख रहा है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, देन द पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, कि लेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके की भी बात की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बात आती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की, कि ऐसा कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिसीजन एक्सेट्रा लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्लोज्ड डोर में लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है। तो अगेन क्या होता है, अगेन आपका जो यूनाइटेड नेशंस है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई यही यूनाइटेड नेशंस का जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस किया जाता है, एंड ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स, और ऑल्सो डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भाई ये जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं इनको जब लगता है अपना इंटरेस्ट है तब तो ये लोग सैंक्शंस लगा देते हैं, तब तो ये लोग क्या करते हैं, तब तो ये लोग आपका पीस कीपिंग ऑपरेशन चला देते हैं। जैसे यूएस ने जो आपका जो देखा था वेस्ट एशिया में, ठीक है, वेस्ट एशिया में अफगानिस्तान में जो आपका वन साइडेडली अटैक कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, सद्दाम हुसैन एक्सेट्रा पे। तो ऐसा कहा गया था कि उस टाइम यूएस के जो ऑयल इंटरेस्ट है वो हर्ट हो रहे थे, दैट इज वाई एंटर्ड, ठीक है। और जब कभी अफ्रीकन नेशंस या कहीं और होता है तो वहां पे यूएनएससी की काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस नहीं चलाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पोलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए द नीड ऑफ द आवर इज अर्जेंट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं टूवर्ड्स पीस कीपिंग। कैसे बाय सेंडिंग मैन पावर, ठीक है। तो लोग ये अपने भेज नहीं रहे, डेवलप्ड कंट्रीज वाले डेवलपिंग कंट्रीज ही भेज रही हैं। और भाई डेवलपिंग कंट्रीज को तुम डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर रहे हो। इट इज लाइक पैसा मेरा है, खर्च तुम कर रहे हो, पैसा मेरा है, खर्च तुम कर रहे हो, रिसोर्स मेरे हैं, खर्च तुम कर रहे हो, बिना मुझसे पूछे, हाँ है ना। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जनरल असेंबली एक्सेट्रा से भी ये लोग कंसल्ट नहीं करते। जो भी डिसीजन है यूएनएससी अपने आप ले लेती है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स पे भी उतनी पावर्स नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली P5 अपना वीटो यूज कर लेता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़्यादा यूनिलेटरलिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूनिलेटरलिज्म मतलब रूल बेस्ड को नहीं फॉलो किया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसका जो मर्जी आ रहा है वो डिसीजन ले लिया जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट पूरी जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक टाइप के लॉक जैम हो चुका है। लॉक जैम समझते हो, फंस चुका है, चक्का जाम, ठीक है, चक्का जाम हो चुका है। एंड एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशंस उतना इफेक्टिवली वर्क ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। सेम आप देख लो, कोविड क्राइसिस बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा
कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट पॉलिटिक्स हो गई बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ठीक है, तो उसकी वजह से WHO वाज अ फेलियर, कोविड में कितने लोग मर गए, ठीक है, तो दिस शोज दैट नॉट एवरीथिंग इज रॉन्ग, नॉट एवरीथिंग इज राइट इन यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए। जाते जाते एक मैं आप लोग को एक शेर बताता हूं, जो आप कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको अगर आप आंसर में लिखोगे तो एक डेफिनेटली एज आएगा, एंड दैट इज यूएनएससी नीड्स a little more bite, a little less bark, ठीक है, ज्यादा बाइट करने की जरूरत है, बार्क कम करने की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड लाइन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नीड्स अ लिटिल लेस फाइट, अ लिटिल मोर स्पार्क, ठीक है। एंड लास्ट, यूएनएससी नीड्स अ लिटिल लेस कन्वर्सेशन या कन्फ्रंटेशन एंड अ लिटिल मोर एक्शन। इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। UNSC needs a little more bite, a little less bark. UNSC needs a little less fight, a little more spark. UN needs a little less conversation and a little more action. तो इस तरीके से हम UNSC का जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, इसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। बाकी हम यूनाइटेड नेशंस के और रिफॉर्म्स के बारे में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें फंडिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली बात करेंगे। ये हमने बेसिकली यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स डिस्कस किए हैं। याद रखिएगा, ये यूएन रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।